वेलकम टू इंस्पायर फिजिक्स क्लासेस फ्रेंड्स। दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर के आ गए हैं फिर से फिजिक्स के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो क्वेश्चन दोस्तों आपके एग्जामों में बार बार पूछे जाते हैं और आने वाले एग्जाम की दृष्टि से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों मेरा निवेदन है कि दोस्तों मैं ये जितने भी आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ वो दोस्तों आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऐसे क्वेश्चन दोस्तों मैंने आपको बहुत सारे पहले भी करवा दिए हैं और दोस्तों आपको ऐसे रेगुलर करवाता रहूँगा। आप तो बस दोस्तों इन क्वेश्चनों को तैयार करते रहिए और दोस्तों अपनी पढ़ाई को रेगुलर रखिए। दोस्तों जो 2021 के अंदर दोस्तों जो भी हमारी एग्ज़ाम होगी नेवी की, एयरफोर्स की, एनडीए की या फिर दोस्तों आपकी कोस्ट गार्ड के फार्म भरे जा रहे हैं उसकी, तो दोस्तों इनके अंदर जो आपका फिजिक्स वाला पार्ट है दोस्तों वो आपको बहुत अच्छा होना चाहिए। यानी यानी कि क्लियर ही नहीं दोस्तों, अच्छे नंबरों से आपको इसमें पास होना है। और दोस्तों आपके साथ मैं भी मेहनत कर रहा हूँ, यानी कि आपको अच्छे से क्वेश्चन प्रोवाइड करा रहा हूँ। आप तो बस दोस्तों इन क्वेश्चनों को तैयार करते रहिए। और दोस्तों यदि आप इन क्वेश्चनों को तैयार कर लेंगे तो दोस्तों आपका 100% फिजिक्स में आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं इन क्वेश्चनों की और देखते हैं हमारा आज का पहला क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है कि क्या हमें भू कृत्रिम उपग्रह में जल को संवहन द्वारा उबाल सकते हैं। एंड दोस्तों इस क्वेश्चन में आपको क्या बताना है कि जो हमारा पृथ्वी के चारों ओर कृत्रिम उपग्रह जो हैं दोस्तों, उस कृत्रिम उपग्रह पर आपको बताना है कि क्या जल को संवहन विधि द्वारा उबाला जा सकता है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला, यानी नहीं। दोस्तों कृत्रिम भू यानी जो हमारा कृत्रिम उपग्रह होता है उस पर अपन जल को नहीं उबाल सकते संवहन विधि द्वारा, क्योंकि दोस्तों संवहन विधि में हमें ग्रेविटी की आवश्यकता होती है, नहीं दोस्तों गुरुत्वीय त्वरण जी की आवश्यकता होती है। क्योंकि दोस्तों यानी कि संवहन विधि में अपन गम गर्म करते हैं तो क्या होता है कि सबसे पहले नीचे वाले अणु गर्म हो जाते हैं, फिर दोस्तों इनका भार कम हो जाता है। भार कम होने के कारण दोस्तों ये ऊपर चले जाते हैं और अधिक भारी जो कण होते हैं वो नीचे आ जाते हैं। तो दोस्तों ये प्रक्रिया चलती रहती है संवहन विधि में। लेकिन दोस्तों अपन जानते हैं जो जो भू कृत्रिम उपग्रह होते हैं वहाँ पर ग्रेविटी नहीं पाई जाती, तो इसके कारण वहाँ पर संवहन द्वारा जल को उबाला नहीं जा सकता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला। अब आपके लिए सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है कि एक पिंड आर त्रिज्या के एक समान वर्त में वी चाल से चक्कर लगा रहा है तो स्पर्श रेखीय त्वरण होगा। यानी दोस्तों इस क्वेश्चन में क्या बताना है कि जो एक कण है वो किसी आर त्रिज्या के सर्कुलर पाथ पर दोस्तों v स्पीड से गति कर रहा है। तो आपको बताना है कि दोस्तों जो इसका स्पर्श रेखीय त्वरण होगा यानी एसिलेशन कितना होगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला, यानी 0। दोस्तों याद रखना जो हमारी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होती है यानी एक समान वर्तीय गति होती है उसके अंदर दोस्तों केवल अभिकेंद्रीय बल ही लागू होता है। और अभिकेंद्रीय बल के कारण दोस्तों केवल अभिकेंद्रित त्वरण ही होता है और वो होता है त्रिज्या के अनुदिश अंदर की ओर। बल्कि दोस्तों जो स्पर्श रेखीय त्वरण होता है उसका मान होता है 0। लेकिन दोस्तों हमारा जो असमान वर्तीय गति होती है उसके अंदर दोस्तों स्पर्श रेखीय त्वरण होता है, लेकिन एक समान वर्तीय गति होती है उसके अंदर त्वरण नहीं होता है स्पर्श रेखीय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला। इसके अंदर केवल जो हमारा त्रिज्यीय त्वरण होता है वही होता है v²/r। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। इसमें क्या दिया हुआ है कि 1/μ0 एप्सिलॉन नॉट की विमा होगी जहां प्रतीकों का सामान्य अर्थ है। एंड दोस्तों आपको क्या दिया हुआ कि इसकी विमा पूछी गई है क्या होगी। दोस्तों आपने पढ़ा होगा कि जो हमारी विद्युत चुम्बकीय तरंगें होती हैं उनकी जो वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो आपने पढ़ा होगा, रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट होता है। यदि दोस्तों अपन इसका स्क्वायर करते हैं तो 1/μ0 एप्सिलॉन नॉट आपको जो प्राप्त होता है दोस्तों आपको v² के प्राप्त होता है। और हम जानते हैं दोस्तों हमारी जो v की विमा होती है यानी वे की विमा वो हमारी होती है मीटर पर सेकेंड, यानी मीटर तो अपन एल से दर्शाते हैं और प्रति सेकेंड यानी t-1। यदि दोस्तों अपन इसका स्क्वायर कर देंगे यानी v का स्क्वायर है तो हमारी इसकी विमा निकल कर आ जाएगी, तो ये हमारी हो जाएगी L2t-2। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला। यानी दोस्तों 1/μ0 एप्सिलॉन नॉट की विमा की हो जाएगी हमारी L2t-2। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला। अब आपके लिए आज का हमारा फोर्थ क्वेश्चन है। इसमें आपको पूछा गया है कि सार्वत्रिक गैस नियतांक R का SI मात्रक है। यानी दोस्तों हमारा जो सार्वत्रिक गैस नियतांक R होता है इसका SI मात्रक आपको पूछा गया है क्या होता है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला, यानी जूल प्रति केल्विन मोल। यानी दोस्तों आपने पढ़ा होगा कि जो हमारा पीवी इज इक्वल टू होता है nRT होता है। यानी दोस्तों हमारा जो आदर्श गैस के लिए जो समीकरण होता है ये होता है पीवी इज इक्वल टू nRT। यहाँ से दोस्तों अपन देखते हैं कि जो सार्वत्रिक गैस नियतांक R इज इक्वल टू में प्राप्त होता है
पीवी अपॉन में एनटी। तो यहाँ से दोस्तों हमारा जो पीवी होता है वो हमारा 1 जूल होता है, इसका मात्रक यानी दोस्तों ऊर्जा का सूत्र होता है ये। तो ये दोस्तों ये तो जाएगा हमारा जूल है, और अपॉन में दोस्तों ये जो है मोलों की संख्या यानी दोस्तों यानी मोल इनवर्स हो जाएगा, और ये है टेम्परेचर, तो ये हमारा हो जाएगा केल्विन इनवर्स है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी 5वें क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है, पृथ्वी से वायुमंडल संबंध है। यानी दोस्तों आपको बताना कि जो पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल पाया जाता है वो किसके कारण पाया जाता है, यानी वायु द्वारा, गुरुत्व द्वारा, या बादलों द्वारा, या उपरोक्त में से कोई नहीं। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यानी दोस्तों जो पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल पाया जाता है, एटमॉस्फेयर पाया जाता है, वो पाया जाता है ग्रेविटी के कारण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला। दोस्तों ये कैसे होता है, आपने पढ़ा होगा कि दोस्तों जो पलायन वेग का मान होता है उसका फॉर्मूला √2rg होता है, यानी दोस्तों यह g√g के समानुपाती होता है। तो दोस्तों जितना अधिक ग्रेविटी होगी उतनी ही अधिक पलायन वेग की आवश्यकता होगी, जिससे कि क्या होता है कि दोस्तों जो पृथ्वी के चारों ओर गैस पाई जाती है इसके अणुओं का दोस्तों इतनी वेलोसिटी नहीं होती है, यानी कि इसकी जो गतिज ऊर्जा होती है वो इतनी नहीं होती जितना कि पृथ्वी का पलायन वेग होता है। तो इसके कारण दोस्तों जो इसके अणु है ये पृथ्वी पर बने रह जाते हैं, यानी पलायन नहीं कर पाते, क्योंकि यहाँ पर ग्रेविटी के कारण इसे पलायन करने के लिए अधिक वेलोसिटी की आवश्यकता होती है जितनी कि इनके पास नहीं होती। तो इसके कारण क्या होता है कि इनके दोस्तों ये पृथ्वी के चारों ओर ही यानी बने रहते हैं, जिससे कि हमारा एटमॉस्फेयर बन जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला, यानी पृथ्वी के यानी जो वायुमंडल संबंध होता है वो होता है गुरुत्व द्वारा। अब आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6वें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि यदि किसी आवेशित कण का आरंभिक वेग चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत है तो उसका पथ होगा। यानी दोस्तों आपको क्या बताना है कि दोस्तों इस प्रकार से हमारा कोई चुंबकीय क्षेत्र है, यानी दोस्तों पृष्ठ के लंबवत ऊपर की ओर है, और इसमें दोस्तों क्षैतिज दिशा में यानी कोई आवेशित कण गति कर रहा है, यानी दोस्तों इसके लंबवत गति कर रहा है, तो आपको बताना है कि इसका पथ कैसा होगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला। हमेशा याद रखना दोस्तों कि चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत यदि कोई आवेशित कण प्रवेश करता है तो उसका जो पथ होता है दोस्तों वो वर्ताकार पथ में गति करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला, यानी ऑप्शन नंबर सी वाला। अब आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7वें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि यदि आवेशित कण की गति की दिशा न तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में है और न ही उसके लंबवत है तब पथ होगा। यानी दोस्तों आपको क्या दिया हुआ है कि इस क्वेश्चन में कि जो आवेशित कण की दोस्तों जो दिशा है वो न तो चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत है और न ही उसकी डायरेक्शन में है, यानी कि दोस्तों इस प्रकार से है। तो दोस्तों यहाँ पर इसके पथ आपको बताना कैसा होगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला, यानी सर्पिलाकार यानी हेलिक्स। दोस्तों ये कैसे होगा, दोस्तों यदि इस प्रकार से यह गति कर रहा है तो दोस्तों इसका जो चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन मान लेते ये हैं, तो दोस्तों इसके जो लंबवत इसका जो घटक होगा दोस्तों एक तो जाएगा हमारा यू कोस थीटा, और दोस्तों इसका जो वेलोसिटी का एक घटक हो जाएगा वो इसकी डायरेक्शन में हो जाएगा। तो दोस्तों इसका जो लंबवत घटक है वो तो दोस्तों इसको वर्तीय पथ में गति कराएगा, लेकिन दोस्तों इसका जो क्षैतिज घटक है वो इसका ऐसे की ऐसे बने रहेगा, तो यह इस प्रकार से गति करता जाएगा। एंड दोस्तों लंबवत घटक के कारण तो यह वर्तीय गति करेगा, लेकिन दोस्तों क्षैतिज घटक है इसका वो इसको चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में ही गति करवाएगा। तो इस प्रकार से यह कौन सी गति करेगा, हेलिक्स गति यानी सर्पिल गति। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला। अब आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 8वें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि डोरी वाले वाद्य यंत्र से ध्वनि का तारतम्य बढ़ाने के लिए डोरी को ढीला करना होगा, डोरी को कसना होगा, या डोरी को छोटा करना होगा, बी और सी दोनों है। एंड दोस्तों इस क्वेश्चन में आपको क्या बताना है कि हमारा कोई वाद्य यंत्र है दोस्तों उसको तारतम्य बढ़ाने के लिए आपको क्या करना होगा। दोस्तों याद रखना जो तारतम्य होता है वो आवर्ती पर डिपेंड करता है, और आपने पढ़ा होगा कि दोस्तों कोई कसा हुआ तार है उसकी जो आवर्ती होती है फ्रीक्वेंसी उसका फॉर्मूला होता है P/12 रूट में T/m। यहाँ से दोस्तों अपन देखते हैं कि जो आवर्ती होती है वो दोस्तों √T के तो समानुपाती होती है और L के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो दोस्तों यहाँ से अपन देखते हैं कि यदि T के मान को बढ़ाएंगे यानी दोस्तों यदि तार को कसेंगे तो भी हमारा तारतम्य बढ़ेगा, और दोस्तों दूसरा क्या है कि यदि L के मान को दोस्तों अपन क्या करेंगे, यानी दोस्तों यदि इसकी लंबाई को अपन बढ़ाएंगे तो हमारी आवर्ती का मान कम होगा, यदि लंबाई को अपन कम करेंगे तो हमारी आवर्ती का मान बढ़ेगा। तो इस प्रकार से इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला। यानी दोस्तों यदि डोरी को छोटा करेंगे यानी एल का मान घटाएंगे तो भी दोस्तों हमारा तारतम्य का मान बढ़ेगा, और यदि उसको अपन कसेंगे तो भी हमारा तारतम्य का मान बढ़ेगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला, यानी बी और सी दोनों। अब आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यानी 9वें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि विद्युत द्विध्रुवों को अक्षीय और निरक्षीय स्थितियों में विद्युत क्षेत्रों का अनुपात होगा।
यानी दोस्तों हमारा कोई डाइपोल है, उसका दोस्तों एक तो अक्षीय स्थिति पर और एक हमारा जो निरक्ष होता है इस स्थिति पर, दोनों पर दोस्तों जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उनका रेशियो आपको बताना है कितना होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला, क्योंकि दोस्तों हमारा जो निरक्ष पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है द्विविधीय विभव के कारण वो होता है हमारा 2p/r³ होता है, बल्कि दोस्तों हमारा जो निरक्ष पॉइंट होता है उस पर होता है p/r³ होता है, यानी kp/r³, यानी के भी आता है दोस्तों यहाँ पर। तो यहाँ से अपन देखते हैं इनका जो अनुपात हमें प्राप्त होता है दोस्तों वो 2:1 प्राप्त होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला, यानी दोस्तों अक्षीय स्थिति में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो निरक्षीय के सापेक्ष 2 गुना होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब आपके लिए 10वां क्वेश्चन है, इसमें क्या दिया हुआ है कि दो सदिश पी, यानी दोस्तों दो सदिश हैं, एक तो आपको दिया हुआ है 2i कैप bj कैप 2k कैप और दूसरा है ij समांतर होंगे यदि, यानी दोस्तों ये दो सदिश समांतर है तो आपको बताना है कि b का मान क्या होना चाहिए। यदि दोस्तों दो सदिश समान होते हैं तो वहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि a1/a2 इज इक्वल टू होता है b1/b2 के, और ये भी इज इक्वल टू होता है c1/c2 के। तो यहाँ से अपन दोस्तों अपन देखते हैं कि 2/1 इज इक्वल टू हमारा होना चाहिए b/a के। तो यहाँ से अपन देखते हैं कि दोस्तों b का जो मान प्राप्त होता है वो 2, यानी दोस्तों यदि b का मान यदि अपन यहाँ पर 2 रखेंगे तो हमारे दोनों सदिश क्या हो जाएंगे, समांतर होंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला। अब आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 11वें क्वेश्चन में आपको क्या पूछा गया है, एक खोखले गोलाकार आवेशित चालक के मध्य विभव। एंड दोस्तों आपको बताना है कि जो एक खोखला आवेशित गोलाकार होता है यानी गोला होता है दोस्तों हमारा, उसके अंदर आपको बताना है कि दोस्तों विभव कितना होता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला, यानी दोस्तों नियत रहता है। यानी दोस्तों नियत भी यानी कि दोस्तों हमारा कोई खोखला कार यानी चालक हमारा कोई गोला है, तो दोस्तों इसके अंदर जो विभव होता है वो दोस्तों वो सभी जगह नियत होता है, और जो हमारा सतह पर विभव होता है उसी के बराबर होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला, यानी एक खोखले गोलाकार आवेशित चालक है उसके मध्य जो विभव है वो हमेशा नियत होता है, और दोस्तों जो सतह पर जितना विभव होता है उसी के बराबर होता है। अब आपका 12वां क्वेश्चन है, 12वें क्वेश्चन में क्या है कि यदि a इज इक्वल टू 2i कैप 3j कैप -k कैप तथा b इज इक्वल टू -i3j और 4k हो तो a का b पर प्रक्षेप होगा। यदि दोस्तों आपको ऐसा क्वेश्चन पूछा यानी कि a का b पर प्रक्षेप है, तो दोस्तों इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है दोस्तों जिस पर प्रक्षेप निकाला जाता है उसका दोस्तों अपन a.b के अंदर उसका मोड का भाग देते हैं। यानी दोस्तों में b पर पूछा गया है तो इसके अंदर दोस्तों b मोड का अपन इसे डिवाइड कर देंगे। तो सबसे पहले दोस्तों अपन a.b का मान निकालेंगे, यहाँ से इन दोनों को डॉट मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 3 प्राप्त होगा, और दोस्तों b का यदि अपन मोड निकालेंगे तो हमें √26 प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से इसका जो राइट आंसर जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला, यानी कि 3/√26, यानी दोस्तों इन दोनों का यदि अपन डॉट मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 3 प्राप्त हो जाएगा, और दोस्तों जिसका प्रक्षेप निकालना होता है उसी के मोड का अपन भाग देते हैं। यदि अपन इसका मोड निकालेंगे तो हमें √26 प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला। अब आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यानी 13वें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि एक समान आकार वाली चांदी, तांबा, पीतल और लकड़ी की छड़ों पर कागज लपेट कर उसे ज्वाला में गर्म करते हैं तो सबसे पहले कागज जलने लगेगा। यानी दोस्तों आपको बताना है कि क्या 4 छड़ें हैं, और दोस्तों 4 छड़ों पर यानी कागज़ को लपेटा गया है, वो 4 छड़ें हैं चांदी की, तांबे की, पीतल की और लकड़ी की। तो आपको बताना है कि दोस्तों कौन सी छड़ का जो कागज़ है वो पहले जलेगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी वाला। इसका कारण क्या है दोस्तों, क्योंकि दोस्तों हमारे यदि कोई चालक छड़ है उसको यदि दोस्तों अपन उस पर कागज़ लपेटा गया हो और उसको उष्मा देंगे तो क्या होता है कि दोस्तों जो चालक होता है वो उष्मा को ग्रहण कर लेता है, और दोस्तों इसको जलाने के लिए पर्याप्त उष्मा उपलब्ध नहीं कराता। लेकिन लकड़ी क्या होता है कि दोस्तों उष्मा को ग्रहण नहीं करती, बल्कि जितनी भी उष्मा दी जाती है वो दोस्तों कागज़ को जलाने में ही काम में की ली जाती है। तो इसके कारण दोस्तों पहले ही यानी जो लकड़ी पर यदि अपन उष्मा देंगे तो लकड़ी ग्रहण करेगी नहीं, वो कागज़ पहले से जलने लग जाएगा। बल्कि सोने यानी जो चांदी, तांबे और पीतल में क्या होता है कि दोस्तों कुछ यानी कि उष्मा को वह ग्रहण कर लेती हैं और कागज़ को जलाने के लिए पर्याप्त उष्मा नहीं छोड़ती। तो इसका कारण इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला, यानी पहली लकड़ी पर जो कागज़ होगा वह जलेगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब आपके लिए 14वां क्वेश्चन है, इसमें क्या दिया हुआ है कि पृथ्वी के केंद्र पर वायु का यानी वस्तु का भार है। यानी दोस्तों हमारा जो
अर्थ का जो ये सेंटर होता है नहीं दोस्तों, केंद्र होता है, इस पर आपको वस्तु का भार पूछा गया है कितना होगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला यानी शून्य। क्योंकि दोस्तों याद रखना, जो पृथ्वी के केंद्र पर जो गुरुत्वीय त्वरण जी का मान होता है वो शून्य होता है नहीं दोस्तों, वहाँ पर ग्रेविटी नहीं होती। इसके कारण वहाँ पर जो वस्तु का भार होगा यानी भार होता है एम जी। यदि जी का मान ही शून्य है तो इसका भार भी हमारा शून्य हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। अब आपके आज का अंतिम क्वेश्चन है, इसमें क्या दिया हुआ है कि विद्युत आवेश की एक समान गति से उत्पन्न होता है। यानी दोस्तों हमारा जो कोई विद्युत आवेश है, यदि वह एक समान वेलोसिटी से गति कर रहा है तो आपको बताना है इसके कारण क्या उत्पन्न होगा। केवल विद्युत क्षेत्र, केवल चुंबकीय क्षेत्र, विद्युत एवं चुंबकीय दोनों, या न तो विद्युत न ही चुंबकीय क्षेत्र। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला। दोस्तों याद रखना, यदि कोई आवेशित यानी गतिशील है एक समान वेलोसिटी से, तो विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न होते हैं। यदि दोस्तों आवेश स्थिर है तो केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। और दोस्तों यह यदि किसी एक्सीलरेशन के साथ गति कर रहा है, नहीं दोस्तों इसकी वेलोसिटी है वो चेंज हो रही है, तो दोस्तों यहाँ पर विद्युत चुंबकीय तरंगे उत्पन्न होती हैं। नहीं दोस्तों ये दोनों तो उत्पन्न होंगे ही, और उनके साथ दोस्तों विद्युत चुंबकीय जो तरंगे होती हैं हमारी, वो भी उत्पन्न होती हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला। दोस्तों इसी के साथ ही हमारा आज की वीडियो कंप्लीट होता है। ये क्वेश्चन दोस्तों आपको आज के कैसे लगे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और दोस्तों यदि ये क्वेश्चन आपको हेल्पफुल लगे हों, दोस्तों अपने दोस्तों को भी बताइए। और दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि दोस्तों आपको ऐसे ही अच्छे अच्छे और भी क्वेश्चन प्रोवाइड करा सकूँ। जय हिंद दोस्तों।